नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पटवारी में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। समय काफ़ी कम है, फिर भी हम लोगों को बेहतर परफॉर्म करना है। कैसे हम लोग बेहतर करें? 25 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन 25 रहेंगे, कम से कम हमारे 22 प्लस क्वेश्चन आए। इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं? देखिए, ये है हमारी ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, नाउन प्रोनाउन। नेक्स्ट वन देखिए, ये है वोकैबुलरी और ये कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी बनाई है? सबसे बड़ा चुनौती है कि बच्चों का हिंदी मीडियम है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश बहुत वास्ट है, लेकिन हमारा एग्जाम निकल जाए उस रणनीति से हम पढ़ें, एक सही अप्रोच को फॉलो करें। मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को कहाँ समस्या आती है। तो उस समस्या को देखते हुए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक रणनीति के साथ टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा ऑनलाइन यूट्यूब पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है। देखिए, GRAMAR, तो स्पेलिंग टेस्ट भी आएगा। मतलब ये 3 टॉपिक ही, मतलब ये 2 ही। देखिए, सबसे पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन। आज हमारे पास समय सबसे बड़ा वैल्यूबल पॉइंट है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें देखना है कम समय हम करें, खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को लर्न करें। देखिए, ग्रामर में देखें हम, सबसे पहला टॉपिक है नाउन। नाउन क्या करता है, नाउन का फंक्शन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है नाउन का। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम नाउन करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन ही करता है। नाउन का काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करना। आप बोले सर ये वर्ब क्या होती है? देखिए, वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन या प्रोनाउन ही करता है। ठीक, जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे लिखा मोहन, मैंने लिखा मोहन और मोहन को मुझे रिप्लेस करना है, मोहन लिखा और मोहन को रिप्लेस करना है तो मैं ही लिखूंगा इसके लिए, इसे कहते हैं प्रोनाउन। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी हमें जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाम नहीं बताते हैं, फिर भी हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो नाउन नहीं है लेकिन वो प्रोनाउन हो सकता है। और अगर 2 शब्द होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कहीं पर भी, तो उनमें पहले वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है और बाद वाला जो है वो नाउन कहलाता है। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। और वापस से बताता हूं मैं आप लोगों को, जो नाउन है, नाउन का जो मेन फंक्शन है वो है नाम बताना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताना। इसके अलावा ये किसी क्वालिटी का भी नाम बताता है, किसी स्टेट का भी बताता है, किसी चाइल्डहुड है जैसे तो स्टेट का बताता है, क्वालिटी का नाम बताता है, किसी एक्शन का भी नाम बताता है और किसी आइडिया का भी नाम बताता है नाउन। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 टॉपिक्स के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। बाकी का सबसे पहला टॉपिक है आपका नाउन, फिर है प्रोनाउन। मान लीजिए अगर हमने नाउन को जान लिया तो बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, नाउन में जनरली जो नाउन होता है, नाउन, उसमें हम लोग नंबर के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर जैसे SCN बोलते हैं हम लोग, PCN बोलते हैं और UCN बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि सर हमें नहीं पता SCN क्या होता है, PCN क्या होता है, UCN क्या होता है। देखिए, SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और UCN का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये नंबर्स होते हैं नाउन के। तो हम नाउन के इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं नाउन को। देखिए, जैसे एक होता है नाउन काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल अगर हम देखें तो काउंटेबल में आता है हमारा कॉमन,
और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में आता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं आज, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो बनेंगे वो हमेशा यूसीएन होंगे, और ये जो होंगे वो एससीएन या पीसीएन में से कुछ भी हो सकता है। एससीएन का मतलब एक वचन और पीसीएन का मतलब होता है बहुवचन। ये दो प्रकार के होंगे, एससीएन या पीसीएन। तो नाउन की अगर हम बात करें काइंड्स की, तो 5 होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर। जो प्रॉपर होता है ना इसे हम काउंटेबल मानते ना अनकाउंटेबल, प्रॉपर होता है। दूसरा होता है हमारा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आपके में आर्टिकल टॉपिक है, हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। आपको पता है आर्टिकल का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमें नाउन की सही अप्रोच हो। अगर हमें नाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल, देखिए नाउन का जो संबंध है वो आर्टिकल से भी है, डिटर्मिनर्स से भी है, एडजेक्टिव से भी है। तो सही अप्रोच होनी चाहिए नाउन की। तो हमने नाउन को इन 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। नाउन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिए नाउन को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक नाउन होता है एससीएन, एक होता है पीसीएन और एक होता है यूसीएन। जैसे मैं बोलूं बॉय, तो ये एससीएन है। अगर मैंने इसका प्लूरल बना दिया तो ये हो गया पीसीएन, और मैंने लिखा वाटर या नॉलेज, तो ये हो जाएगा हमारा यूसीएन। मीन्स मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूसीएन कहलाते हैं, जबकि प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन एससीएन या पीसीएन कहलाते हैं। अगर हमें आर्टिकल की बात करते हैं तो इसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं ए और एन का, जिसे कहते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे कहते हैं हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एससीएन के पहले यूज़ किया जाता है। तो नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सिर्फ हम टेस्ट पेपर के माध्यम से ही डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि नाउन एक नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम बताता है वो नाउन होता है, और जो नाउन को जो रिप्लेस करता है वह प्रोनाउन होता है। और सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट है नाउन का, देखिए आप, सबसे बड़ा जो मेजर काम करता है नाउन का सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करना, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करना। हालांकि ग्रामेटिकली 5 तरह की अप्रोच है, बाकी का हमें सबसे पहले 3 तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट का फंक्शन, ऑब्जेक्ट का, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कार्य भी नाउन करता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, ये 3 तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि 5 फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, चौथा होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। अगर हमने बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, एक शिक्षक हूँ, तो मेरी पहचान क्या है, मेरे कार्य से होती है। इसी तरह से हम लोग नाउन पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा फंक्शन जाने, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव। 5वां होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इस तरह से 5 कार्य करता है। लेकिन अगर किसी को 3 भी पता है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इस तरह का आता है कि आप आइडेंटिफाई करिए इसमें 4 वर्ड्स में से कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। तो वहाँ बड़ी चुनौती होती है, बच्चे रटते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम उनको रट लें। उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको पहचानें, और पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी शब्द की सही पोजीशन क्या होती है। देखिए जब तक हमें पोजीशन नहीं पता कि सबसे पहले प्लेस पर कौन आएगा, सब्जेक्ट, फिर बीच में क्या आएगा, वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये तो हम पहचान लगे कि नहीं ये तो वर्ब के पहले आया तो ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद में आया तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग नाउन के बारे में। थोड़ा सा मैंने बताया, और जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन
कहते हैं। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन है, तो मोहन के बदले में मैं लिख सकता हूँ ही। मोहन का जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा। और अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया सीता का, तो सी होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा बॉयज का एग्जाम्पल, तो दे होगा। और गर्ल्स लिखा तो इनका भी दे ही होगा। लेकिन अगर बुक लिखा तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। यानी अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। स्पीकर जो बोलने वाला होता है उसे हम कहते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे होते हैं। ये होते हैं पर्सन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन ये तो सब्जेक्टिव हैं। इनका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन का वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है। इस रॉ को अगर मुझे रखना है तो मैं वर्ब के पहले रखूंगा, और अगर मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद तो मैं लिखूंगा आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही हो जाएगा, और दे का हो जाएगा देम। ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, और वर्ब के पहले हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के लिए बना है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज प्रोनाउन, जो नाउन के लिए बना है, वन हु इज मेड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर देता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, मैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो हम पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। तो थोड़ा सा हमने देखा नाउन, प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। इसको हम देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है? यह है नाउन की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? यह है नाउन की क्वालिटी को बताता है, मतलब कैसा है। जैसे मैंने बोला अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। सामान्यतः जो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला क्लास टीचर, क्लास टीचर, तो ये कहीं ना कहीं टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा टीचर? क्लास टीचर। अगर आप इसको अलग अलग डिफाइन करोगे तो क्लास और टीचर दोनों ही नाउन है। देखा जाए तो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और जो टीचर है वह कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम मिला के लिख देंगे तो क्लास टीचर। अगर मैंने इसके आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव रख दिया टू क्लास टीचर, और मुझे इसका प्लूरल बनाना रहा, तो कैसे बनाऊंगा? मैं टीचर में एस लगाऊंगा, टू क्लास टीचर्स। क्लास में नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि क्लास एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, बट ये नाउन है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो बहुत सारे हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें रटना नहीं पड़ेगा इंग्लिश को, सिर्फ समझ के ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि दो या दो से अधिक शब्द नाउन के ठीक पहले आते हैं तो वो सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की क्वालिटी बताना। और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। नहीं तो कई बच्चे क्या समझते हैं कि सर एस लगा दें, जैसे गुड शब्द करके है गुड। एक वर्ड है न्यू, ये आते हैं अक्सर। एक वर्ड है स्वीट, एक वर्ड है कंटेंट, ये वर्ड है। ये सभी वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। अगर मैं इनमें एस लगा देता हूं तो ये नाउन बन जाएंगे। जैसे गुड्स, ये होता है कॉमर्शियल थिंग्स। गुड्स का मतलब होता है कॉमर्शियल थिंग्स। जो हमने व्यापार के लिए कोई चीज़ें खरीदी हैं या जिनका हमें बिजनेस करना है उसे हम गुड्स कहते हैं, है ना। और न्यू में एस लगा देंगे तो हो जाएगा खबर। स्वीट में एस लगा देंगे तो हो जाएगा मिठाइयाँ। और कंटेंट में एस लगा देंगे तो हो जाएगा कंटेंट्स, विषय वस्तु। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? विषय वस्तु हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का कभी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, है ना। कई बार कुछ बच्चे समझते हैं कि दा लगा देते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दा लगाने से एडजेक्टिव के पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है, जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। जैसे द रिच, द ब्लाइंड, द रिच, द ब्लाइंड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो
तो बन जाता है, लेकिन नाउन में कभी दा लगा देंगे तो वह प्लूरल नहीं बनता। दा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। आप समझेंगे कि सर ये आप सब मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स करके ही आएगा और इनका संबंध किसी ना किसी तरह से नाउन से होता है। देखिए, मैंने गुड को एस लगा दिया तो बन गया गुड्स। जैसे एक वर्ड इंग्लिश में होता है हेड क्वार्टर या क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर में अगर हम लोग क्वार्टर में अगर हम लोग एस लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है स्मॉल हाउस, और एस हटा देंगे तो उसका मतलब होगा 1/4, किसी चीज़ का 1/4 भाग। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? गुड मतलब अच्छा होता है, न्यू मतलब नया होता है, स्वीट मतलब मीठा होता है, और कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होता है। और अगर मैंने इनमें एस लगा दिया तो गुड्स का मतलब हो गया वस्तुएं, कॉमर्शियल थिंग्स, और न्यूज़ का मतलब हो गया खबर, स्वीट्स का मतलब मिठाई, और कंटेंट्स का मतलब हो गया विषय, वस्तु। तो आपको ऐसे भी देखना है। तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने क्या बताया? यदि 2 से अधिक शब्द आते हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है और बाद वाला नाउन होता है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। और एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? मेनली एडजेक्टिव का कार्य होता है नाउन की क्वालिटी बताना, नाउन की क्वालिटी बताना। तो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया है कि जो नाउन होता है उसका मेन फंक्शन होता है, जो नाउन होता है उसका मेन फंक्शन होता है, नाउन का काम होता है सब्जेक्ट या, देखिए नाउन का जो कार्य होता है वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करना या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करना। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ एक सही रणनीति बनाई जाए, बहुत ही कम समय में हम इंग्लिश को कर पाएँ। उसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर आप किताबों से लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किताबों में बहुत कुछ दिया है ज्ञान, लेकिन आपको सही अप्रोच की आवश्यकता है। तो नाउन का पहले फंक्शन जान लीजिए, काम। नाउन के 3 काम होते हैं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का काम करना, ऑब्जेक्ट का काम करना और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। 2 कार्य और भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य होते हैं। और प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के अंतर्गत देखिए, अगर हम देखें तो एडजेक्टिव के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ देखिए, अगर आप नाउन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम नाउन देखते हैं, देखिए अगर हम नाउन देखते हैं तो उसमें हमारे कितने को टॉपिक कवर होंगे? 5 टॉपिक। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम 5 टॉपिक पर मास्टरी करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा सा नाउन को जान लो, क्योंकि हम आर्टिकल लगा कैसे पाएंगे, आर्टिकल बना किस लिए? नाउन की पहचान बताने के लिए। डिटरमिनर्स का काम क्या होता है? नाउन की संख्या या मात्रा बताने के लिए। डिग्री का काम क्या होता है? 2 नाउन के बीच तुलना करने के लिए। ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर तुलना इक्वल है या तुलना नहीं करना हो तो पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अगर किसी दूसरे नाउन से तुलना करना हो इसे कॉम्पलेटिव डिग्री कहते हैं। अगर एक नाउन की तुलना सबसे करना हो और आपको बेस्ट बताना हो तो इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये सब नाउन से रिलेटेड टॉपिक हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी है हमारी कि हम बहुत अच्छे से कर पाएँ। और मैं टेस्ट पेपर लगवाऊंगा, आपको टॉपिक वाइज लगवाऊंगा, सिस्टमैटिक टेस्ट पेपर लगवाऊंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत अच्छे से, ईजी वे में। तो देखिए, अगर आपने नाउन को सीखा तो आपका आर्टिकल, डिटरमिनर्स, डिग्री, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन, ये 5 टॉपिक बहुत अच्छे से बन जाएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स, ये संख्या बता रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। मेरे पास एक कलरफुल पेन है, आई हैव अ कलरफुल पेन। कैसा पेन है? कलरफुल। अच्छा, एक और तरीका है, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है कैसा है। कैसा है का जो आंसर होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। किसी से पूछे तुम कैसे हो, बोले आई एम फाइन, ही इज गुड, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो कैसे है का जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो एडजेक्टिव, प्रपोजिशन।
कभी भी प्रपोजिशन का यूज़ करोगे उसके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ग्वालियर। टू क्या है? प्रपोजिशन, और ग्वालियर क्या है? उसका नाउन। आई एम गोइंग टू ग्वालियर, आई एम गोइंग टू ग्वालियर। मतलब ये 5 टॉपिक का संबंध किससे होता है? नाउन से, आर्टिकल का, डिटर्मिनर्स का, डिग्री का, एडजेक्टिव का और प्रपोजिशन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये वर्ब। ये भी कम नहीं पड़ता है भाई, इसको भी बहुत ज़रूरी है जानना कि वर्ब कहाँ पर आता है। ये अंग्रेजी का दूसरा सबसे पावरफुल टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 2 ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, नाउन और वर्ब। बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यदि किसी वाक्य में वर्ब नहीं है तो वाक्य बन ही नहीं सकता है। वर्ब का सबसे बड़ा अप्रोच होता है सेंटेंस को बनाने में। देखिए वर्ब के वैसे देखा जाए तो 3 ही काम होते हैं, करना, होना और रखना। वर्ब के 3 काम होते हैं पूरी इंग्लिश में, डू, बी, हैव। वर्ब के 3 कार्य होते हैं, डू, बी, हैव। अब क्वेश्चन आता है कि सर वर्ब कितनी होती हैं, क्या है, ये हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट जब भी पॉसिबल होगा। बाकी का मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए वर्ब अगर आपको बनती है तो टेंस हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। आपने कहा सर वर्ब क्या होता है? जिससे किसी कार्य के करने या होने की जानकारी मिलती है उसे हम वर्ब कहते हैं। जिससे किसी कार्य के करने या होने की जानकारी मिलती है या रखने की, उसे हम वर्ब कहते हैं। मेरे पास एक पेन है, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। सभी में वर्ब दी गई है, लेकिन वर्ब 3 होती है, डू, बी, हैव। और टेंस कैसे कहते हैं? वर्ब की फॉर्म को। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? 5, V1, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं 5। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? 5। इन्हीं को टेंस कहते हैं। ठीक, तो टेंस क्या करता है? रियल टाइम हैपनिंग को बताता है। रियल टाइम हैपनिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक्शन का हमें पता चल रहा है कि किस काल में चल रहा है, यानी टाइम एंड टेंस। टेंस की अगर हम टाइम की बात करें तो 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, टाइम एंड टेंस करके भी आपको एरर्स आएंगी। उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल होता है वो टाइम का होता है, क्योंकि टाइम ही टेंस का निर्धारण करता है। तो ये आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें सब कुछ आएगा। नेक्स्ट वन है मॉडल। मॉडल वर्ब जस्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है, लेकिन मॉडल वर्ब से हम रियल टाइम हैपनिंग को नहीं जान सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब सिर्फ संभावना है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, या फिर परमिशन है, सजेशन है, एडवाइस है, कंपल्सन है। इन चीज़ों को मॉडल वर्ब बताती है। मतलब ऐसा एक्शन जो होता नहीं है, जिसके होने की संभावना है, उसे मॉडल वर्ब बताती है। और मॉडल वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ना कि सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का। मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे हम लोग बेस वर्ब भी कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। कि बेस वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी वर्ब बनती है उसी से बनती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। जैसे मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को गो बोला, सेकंड फॉर्म क्या होगी? बेंट होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन होगी, फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग होगी, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? गोज होगी। हमने बना लिया फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर कोई इनसे पूछे आपसे कि इसमें बेस वर्ब कौन सी है, तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशंस किए हमने फर्स्ट फॉर्म से ही किए। इसे कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। तो ठीक है, मॉडल्स में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां तक क्लियर है सभी को? मीन्स वर्ब को जानने पर हम टेंस जान लेंगे अच्छे से, क्योंकि टेंस नहीं आएंगे तो पैसिव वॉइस और नरेशन हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इन टॉपिक्स की भी हमें बेसिक जानकारी हो। बाकी का टेस्ट पेपर में मैं अपना बेस्ट करूँगा, और मेरा खुद का काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कर दिया हमने वर्ब की 5 फॉर्म्स का, V1, V2, V3, V4 और V5 का, और यहाँ किया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यहाँ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे नरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, उनमें एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है और एक कॉमा के बाहर होता है। इस पूरे सेंटेंस को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम में क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इन्वर्टेड कॉमा को हटा लेते हैं और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और एक बना देते हैं। मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मीन्स स्पीकर के द्वारा कही गई बात को
लिसनर के द्वारा अपने शब्दों में एज इट इज बोला जाता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। सॉरी, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर के द्वारा एज इट इज बोला जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और अपने शब्दों में व्यक्त करके बोला जाता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये इसमें भी वर्ब का विशेष रोल है। 2 बार वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, तो दोनों में ही वर्ब का यूज हम करेंगे। ये क्वेश्चन टैग होता है जिसका नाम ही है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन टैग। देखिए, आपका समय बड़ा बहुमूल्य है, ये मुझे पता है। कोई जनरली अगर इसको सुनेगा तो इसमें चाहेगा कि कुछ उसको जानकारी हो, कुछ फायदा हो इसको सुनने से, है ना। आज के समय में 10-10, 15-15 मिनट आपका कीमती है, ठीक। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? सेंटेंस के अंत में लिखे जाने वाला एक छोटा सा सवाल होता है, एक छोटा सा प्रश्न होता है। सेंटेंस पूरा होता है, उसके बाद एक छोटा सा, जिसको हम लोग शॉर्ट क्लोज भी कहते हैं। शॉर्ट क्लोज मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। आपको पता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है और सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के रूप में पता है कौन आता है? प्रोनाउन आता है। नाउन का कोई रोल नहीं। मतलब हमेशा आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए कि मोहन आया तो उसके बदले में आप क्वेश्चन टैग में क्या लगाने वाले हैं? ही लगाने वाले हैं। ये तो सिर्फ बेसिक लेक्चर है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को एफर्मेटिव में बदला जाता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि मोहन इज प्लेइंग हॉकी, मोहन इज प्लेइंग हॉकी, सेंटेंस दिया हुआ, इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? इजंट ही, मतलब नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन टैग का मतलब है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को एफर्मेटिव में बदला जाता है। कहाँ पर? क्वेश्चन टैग में। मोहन इज प्लेइंग हॉकी का होगा इजंट ही लिखना पड़ेगा आपको। और अगर मोहन इज नॉट प्लेइंग हॉकी होगा तो क्या लिखेंगे? इज ही। अब इसमें जैसे इज को मैंने लिखा इजंट लिखा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड साइन, या हम इसको छोटा करते हैं तो इसको इज नॉट को कैसे लिख देते हैं? क्वेश्चन टैग में इज नॉट को लिखा जाता है इजेंट। तो ये हम टेस्ट पेपर करेंगे तो वहाँ पूरा बताया जाएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट वन है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी है जिसके जो कि वर्ब से रिलेटेड होता है, इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्योंकि वर्ब अपने आप में ही प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है ना, जो आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट होगा उसका नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी इजी टॉपिक है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है जिरेंड। जिरेंड क्या होता है? इसमें हम लोग जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देते हैं और वो एज अ नाउन की तरह फंक्शन करता है, जैसे हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी रख सकते हैं, रखते हैं जनरली। और अगर हम उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन ये वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है और इवन एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। ये एडवर्ब मतलब किसी व्यक्ति के बारे में आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना है, कहाँ, कब, कैसे, क्यों इत्यादि आप जानना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जबकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत अंतर है। एडजेक्टिव केवल क्वालिटी बताता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की सही अप्रोच, जैसे स्लोली, इन द क्लास, यस्टरडे, है ना। तो इसे हम और जब टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एडवर्ब से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्यतः बच्चे तो ये जनरली ये करते हैं, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड करके एक वर्ड है तो इसमें एल वाई लगा दिया तो ये हो गया एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। केयरफुल का केयरफुली। एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कई बार, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इसी एडवर्ब से संबंधित टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कई बार मैंने कहा, जैसे एक वर्ड है फादर। फादर, आपको पता है ये वर्ड क्या है? ये जो फादर है ये कॉमन नाउन है। फादर क्या है? ये कॉमन नाउन है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एल वाई लगा दूंगा तो इसको एडजेक्टिव बना दूंगा और इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, फादर। जैसे मान लीजिए एक वर्ड और है फ्रेंड। एक वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड, मैं इसमें एल वाई लगा दूंगा तो हो जाएगा फ्रेंडली। मंथ तो मंथली, वीक तो वीकली। मीन्स क्या है, कॉमन नाउन में अगर हम एडजेक्टिव लगा देते हैं
तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, एडवर्ब नहीं बना। ये चीज़ क्लियर करें आप, मतलब लेकिन अगर आप बोलते हैं केयरफुल, सक्सेसफुल, है ना, तो इसमें अगर आप ly लगाएंगे तो ये हो जाएगा एडवर्ब। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ly लगाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनाएगा, और अगर कॉमन नाउन में आप ly लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव को ही बनाएगा, एडवर्ब को नहीं बनाएगा। फिर इसका एडवर्ब बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फादरली मैनर, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ये हम आगे क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बाकी का सक्सेसफुल जो है वो एडवर्ब एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, इनमें अपन ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, है ना। केयरफुली, केयरफुली, सक्सेसफुली, ये हो गए हमारे। ये कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक के रूप में आपको बता दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, ये मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये 3 टॉपिक मैंने स्पेशली 2 टॉपिक जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ये बताने के लिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वन रक्षक का हो, चाहे जेल प्रहरी का हो, चाहे पटवारी का हो, पहले इन 2 टॉपिक्स पर मास्टरी करो। वर्ब को जानो बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्ब का विशेष रोल है इंग्लिश में, और नाउन को, इनके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। देखिए 5 टॉपिक इसमें आ गए और 8 इसमें आ गए, टोटल हमारे 13 टॉपिक्स इन्हीं से रिलेट करते हैं। 13 टॉपिक हमारे यहाँ से कवर होते हैं। एक बार देख लीजिए आप, देखिए टोटल टॉपिक कितने हमारे 16 टॉपिक हैं। टोटल हमारे 16 टॉपिक्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, जैसे कि ये तो चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहलाते हैं, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, टेंस है, मॉडल्स है, वॉइस है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्वेश्चन टैग है, और डिटर्मिनर्स है, डिग्री है, और पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन टॉपिक थोड़ा सा अलग है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कॉमा है, सेमी कॉमा है, कॉलन है, ब्रैकेट है। जैसे मैंने एक साइन यूज़ कर दिया, ये वाला एक साइन यूज़ कर दिया, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, और कॉमा लिख दिया, है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया इस तरह से। तो ये भी हम लोग, इससे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल क्वेश्चन जैसे पंक्चुएशन से, तो ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। टोटल ये तो हो गई ग्रामर की बात। ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके जो कराए जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर के रूप में मैं पढ़ाऊँगा आपको। नेक्स्ट वन देखिए, ये हमारा वोकेबलरी। वोकेबलरी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड, अगर मिसस्पेल्ड में बात करूं मैं तो बहुत कॉमन सी हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे कोई बोलता है कि 40 की स्पेलिंग क्या होगी, 40, तो 40 की स्पेल होगी FORTY, ना कि FOURTY। तो ऐसे बहुत सारे जो यूज़फुल वर्ड्स हैं जिनमें, और आएंगे बहुत ईजी, कुछ नहीं तो वो महीने का नाम भी पूछ लेगा, दिन का नाम पूछ लेगा, जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ नहीं, अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछ लेता है भाई, बहुत ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, वो तो बहुत ईजी पूछेगा और लिख देगा 4 बार। एक स्पेलिंग है बहुत ज़्यादा आती है, ओकेजन, ये इसको 4 तरीके से लिखा जा सकता है एग्जाम में। इनमें से आपसे पूछेगा कौन सा वाला एक सही है या कौन सा वाला एक गलत है। तो ये हो गया मिसस्पेल्ड या करेक्ट स्पेल। सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के। नेक्स्ट वन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसका मतलब होता है मुहावरा, जिसको हम अपने शब्दों में इस्तेमाल कर सके, वो इडियम्स होता है, और जो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है उसे हम प्रोवर्ब कहते हैं। देखिए प्रोवर्ब को पूरा लिखा जाता है, कभी मॉडिफाई नहीं किया जाता। मैंने कहा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, अ वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अ वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसको मैं अपने शब्दों में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा मुझे, लेकिन इडियम्स का जब मैं चाहूँ तो अपने शब्दों में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अ डार्क हॉर्स, बहुत ईजी बता रहा हूँ, डार्क हॉर्स बड़ा फेमस इडियम है ये। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम होना,
छुपा रुस्तम होना। तो इनकी भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। डार्क हॉर्स के अलावा जैसे टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू बीट अबाउट द बुश, है ना, बहुत सारे इडियम्स हैं। तो इडियम्स को भी हमें देखना पड़ेगा। इसको फ्रेज क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आता है फ्रेज क्या होता है, फ्रेज किसे कहते हैं। वही बहुत ईजी वे में बताऊंगा। एक शब्द को, कोई भी शब्द कितने ही लेटर से मिलकर बना हो, लेकिन काउंटिंग में वो एक है, तो उसको शब्द कहेंगे। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कराता हूँ। जैसे आपने कहा एक वर्ड है एन, ए एन, ए भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है और आई भी एक शब्द है जब वो सेंटेंस में आता है। क्योंकि एन तो है ही, लेकिन ए और आई भी शब्द होते हैं जब इनको हम सेंटेंस में रखते हैं। लेकिन आपने बोला इन द क्लास, तो ये हो जाता है फ्रेज। मीन्स एक से अधिक शब्दों को फ्रेज कहते हैं। जैसे अ बुक, तो इसको अपन फ्रेज कह सकते हैं। एक से अधिक शब्द को क्या कहते हैं, फ्रेज। क्योंकि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सब सेंस देता तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसके पास सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये खुद एक वर्ड की तरह फंक्शन करता है, लेकिन ये वर्ड से बड़ा होता है और सेंटेंस से छोटा होता है। मतलब 2, 3, 4 का भी बना होगा मिलकर, इसे कहते हैं फ्रेज। ये उसी तरह से फंक्शन करता है जैसे वर्ड करता है। जैसे हम वर्ड की बात करें आपसे, तो जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा गुड, एक लिखा गुड्स, एक लिखा ऑनेस्टी, एक लिखा हेजिटेट, हेजिटेट, हेजिटेट। ये मैंने वर्ड्स लिखे। अब इन वर्ड्स का अपना अपना एक अप्रोच है। इस वर्ड को कहूँगा मैं अंग्रेजी में एडजेक्टिव, इसको कहूँगा मैं एडजेक्टिव। ये सब वर्ड है, कहने के लिए सभी वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको देखना पड़ेगा कि इसका काम क्या है। इसको मैं कहूँगा नाउन, इसको कहूँगा ऑनेस्टी, ये भी नाउन है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हेजिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संकोच करना। और अगर मैं हेजिटेंटली बोल दूंगा तो एडवर्ब हो जाएगा, हेजिटेशन बोलूँगा तो नाउन हो जाएगा। तो ये हमें सब पहचानना रहेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सभी का टेस्ट पेपर करना रहेगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये क्या होता है, किसी शब्द के हम पहले लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद में लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैंने लगाया हैप्पी वर्ड है, ये जो है वो एडजेक्टिव है। अगर मैंने इसके आगे अन लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स। मतलब किसी शब्द के पहले कुछ ऐड कर देते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद में ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं सफिक्स। जैसे मैंने लिखा हैप्पी और नेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन मैंने क्या ऐड कर दिया, हैप्पी में नेस कर दिया, NESS, ये हो गया। इसको कहेंगे सफिक्स और इसको कहेंगे अन को प्रीफिक्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे किसी शब्द के आगे इन लगा दीजिए, अन लगा दीजिए, IR ऐड कर दीजिए, IL कर दीजिए, इन जोड़ दीजिए, ये सभी क्या करेंगे, प्रीफिक्स का फंक्शन करेंगे, है ना। इनकरेक्ट, अनहैप्पी, इरेगुलर, है ना, इलीगल, इमॉर्टल, है ना, डिसरिस्पेक्ट, है ना, डिस के अलावा मिस भी लिख सकते हो। ये सभी जो वर्ड्स हैं वो प्रीफिक्स के रूप में काम करते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर प्रीफिक्स ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देता है। अगर आपको किसी वर्ड में नॉट नहीं लगाना है तो आप प्रीफिक्स का यूज कर सकते हो। जैसे रिस्पेक्ट का अपोजिट होगा डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का होगा डिसरिस्पेक्ट, हैप्पी का होगा अनहैप्पी, करेक्ट का होगा इनकरेक्ट। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। और मान लीजिए आपने किसी शब्द के अंत में मेंट लगा दिया, शिप लगा दिया शब्द में, तो वो कहलाएगा हमारा सफिक्स। जैसे मैनेजमेंट, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, ये हो गया हमारा। हमने मैनेज से जोड़ा
मेंट को और फ्रेंड से जोड़ा शेप को। तो ये हो गया है हमारा सफिक्स। बहुत इजी वे में बता दिया। जो किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं और पहले जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट वन देखते हैं हम, फ्रेजल वर्ब। जो कि क्या होता है, जो वर्ब होती है, जैसे मैंने कहा गिव, एक वर्ड है गिव, गिव, तो ये वर्ब है, इसे हम वर्ब भी कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके बाद में अप लगा देता हूं, इन लगाता हूं, अवे लगा देता हूं, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज़ को, और गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, और गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसको नाम दिया गया फ्रेजल वर्ब। मीन्स इसमें प्रपोजिशंस आ जाती हैं और वो इसका मीनिंग बदल देती हैं। जनरली गिव का मतलब देना होता है और टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही प्रपोजिशंस आएंगी वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। ये वन वर्ड, वन वर्ड क्या होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, इसे वन वर्ड कहते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, जैसे जो देख नहीं सकता या जो भगवान में आस्था रखता है, एक जो भगवान को नहीं मानता है, जो मानता है उसे कहेंगे थीस्ट, जो नहीं मानता उसे एथीस्ट कहेंगे। जो बहुत सारे भगवानों को मानता है, मतलब सबको मानता है तो पैंथीस्ट, एक से ज़्यादा को मानता है तो पॉलीथीस्ट, और एक ही को मानता है तो मोनोथीस्ट। जो मूर्ति को तोड़ता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, देखिए जो मूर्ति की पूजा करता है उसको बोलते हैं आइडोलेट्री, और जो मूर्ति को तोड़ता है उसको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ये वन वर्ड्स आते हैं, इनका भी हम टेस्ट पेपर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो 5 नंबर के आ सकता है, 5 नंबर का, और पैराजंबल 2 या 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। PQRS और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज आता है, उसको पढ़कर हमें समझना रहता है उसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है पैसेज में, और उसको हमें लगाना रहता है। और देन पैराजंबल का मतलब होता है पैसेज जनरली 3 आते हैं, PQR, S नहीं आता है व्यापम में, फिर भी PQRS होता है, और एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया रहता है फर्स्ट, और द लास्ट दिया रहता है, और हमें चारों को इसमें अरेंज करना होता है। वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक, तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अब मैं टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ दूसरों को बताइए, और अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप अपनी डिमांड बता दीजिए कि इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। और मेनली मेरा ऑब्जेक्ट है कि बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस को लेके वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम टेस्ट पेपर के माध्यम से रेगुलर वे में मिलेंगे। मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। चलिए, थैंक यू।